हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अर्पित यादव आप सबका मैं स्मित अर्पित यादव का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आप यूपीएसआई का ये सेशन स्टार्ट हो रहा है और आप तैयारी अच्छे से कर ही रहे होंगे। उसी के साथ साथ ये जो है मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं इसमें। तो हमारा टारगेट है कि जो मैथ्स सेक्शन में 40 क्वेश्चन आ रहे हैं वो हम इजीली 40 के 40 कर पाएँ। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि होता है कई बार कि क्वेश्चन तो हम कर लेते हैं लेकिन टाइम ज़्यादा लगा दिया, तो जिसकी वजह से मैथ्स करते करते पता चला कि रीजनिंग के क्वेश्चन छूट गए या जीएस रह गई। ठीक है, तो हम आसान तरीक़ों से सीखेंगे जिससे हम 40 क्वेश्चन तो करेंगे वो कम समय में कर लें। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये है कि इसमें कॉन्सेप्ट जो होंगे वो आसान आसान तरीके से होंगे। दूसरी चीज़ है कि हम साथ साथ सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, साथ साथ हम सीखेंगे भी कि अगर नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आ रहे तो हम किसे ईजिली कर सकें। ठीक है, तो चलते बढ़ते हैं आगे। इसमें हम दो स्टेप में पढ़ेंगे। पहला तो ये प्रैक्टिस सेट कराएंगे हम। यूपीएससी ईयर 2021 में सारे जो क्वेश्चन कराए गए हैं, 2021 के जो सेट हुए थे वो लगभग 29 सेट हुए हैं, तो वो सारे सेट हम कर लेंगे। साथ ही साथ हमने ये सेशन जो लगाए हैं इसमें क्या है कि प्रैक्टिस सेट डेली एक सेशन आएगा, उसके बाद हम आएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ द डे, जिसमें क्या होगा क्वेश्चन जिसमें रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं किसी चैप्टर, जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आ रहे हैं, हर सेट में आ रहे, बार बार आ रहे हैं। तो मैं क्या करेंगे वो कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में एक दिन जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का ले लिया, तो उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आए हैं या जितने आ सकते हैं आगे वो सारे कर लेंगे। ऐसे ही क्या होगा कि प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट हो जाएंगे आपके सारे, और जितने भी प्रैक्टिस सेट में 29 प्रैक्टिस सेट में जितने भी टाइप के क्वेश्चन आए हुए होंगे वो सारे हम डिटेल में भी समझ लेंगे, जिससे किसी को अगर प्रैक्टिस सेट में समझने में, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आपने कुछ तरीका सीख रखा है, मैं उसे बता रहा हूँ बहुत इजीली वे में, बट आपको समझ नहीं आ रहा। तो वो कॉन्सेप्ट ऑफ वे में जो आप पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लगाएंगे, दो लगाएंगे, तीन लगाएंगे, तो आपको वो तरीके आसान तरीके समझ आ जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन ये है हमारा। इससे पूछा गया है इकाई का अंक निकालिए। तो इकाई का अंक का कॉन्सेप्ट ये है कि अभी ये जैसे इतना बड़ा मल्टीप्लाई है तो वो नहीं करना ना। इकाई का अंक का कॉन्सेप्ट है लास्ट डिजिट का अगर मल्टीप्लाई करके जो निकल के आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 4 2 3 2 मल्टीप्लाई हमने कर दिया 3 2 2 से, तो हमें तो लास्ट अंक से ही मतलब है ना। ठीक है, तो इकाई अंक तो 2 दूनी 4, तो हम ये पता लग गया ये संख्या कुछ भी हो बट इकाई का अंक है वो 4 आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हमने ये स्टार्टिंग 2 से मल्टीप्लाई किया, दोबारा अगर 2 से करेंगे तो यहाँ पे ही आ जाएगा, तो लास्ट में डिजिट तो यही रहेगा ना। ठीक है, ऐसे ही आगे चलते हैं। तो ये क्या है इसमें लास्ट में करेंगे तो 36, इससे 6 का इसका मैंने 6 ले लिया, यहाँ से 7 ले लिया, 913 का 3 हो गया। ये आपको बता रहा हूँ मैं, लेकिन आपको नहीं लिखना है ये। ठीक है, 337 का 7 हो गया और ये 1 हो गया। ठीक है, यहाँ से रफ कर रहा हूँ। अब ये देखिए, अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 36, अब जैसे दो डिजिट में आ गया 36 आ गया, तो 3 6 है, तो मैं लास्ट का 6 लेकर चल रहा हूँ। 6 7 42, 2 2 3 6, छचंग छतियाँ 18 के 8, 8 7 56, तो लास्ट का जो आया वो क्या आया मल्टीप्लाई आया 56, तो इकाई का जहाँ होगा वो होगा 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ से लगाया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आसान क्वेश्चन था तो ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना है। 3 साझेदार ABC कुल 30,000 रुपये की धनराशि निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में लाभ के रूप में ए को 20,400 रुपये, बी को 25,500 रुपये और सी को 30,600 रुपये प्राप्त होते हैं। ए और सी द्वारा संयुक्त रूप से कितनी धनराशि का निवेश किया गया। अच्छा, यहाँ से कॉन्सेप्ट समझिए। निवेश का कॉन्सेप्ट क्या है, पार्टनरशिप में क्या होता है कि जो लाभ होता है प्रॉफिट, लाभ हमेशा जो लाभ का होता है वो डिपेंड करता है निवेश और इनटू समय, मतलब इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक है, कि किसी व्यक्ति ने मतलब कितना पैसा निवेश किया है और कितने समय तक रहा है। ठीक है, जैसे कि तो ये आ गया प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अगर दो व्यक्ति हैं तो उनका रेशियो यही, इनका जो रेशियो होगा वो ये सेम होगा, तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अब अगर टाइम सेम है तो देखो जब रेशियो में क्या होता है, जैसे मान लो 2 गुणा, जैसे मान लो 20, 20 रेशियो 20 अनुपात जो है
वो 25 है। तो हमें ये पता है 5 ये कटा ना, 5 चुक 20 और 55 25, तो 4 5 का ही रेशियो आ गया। वैसे ही क्या होता है कि क्योंकि इसमें देखो 5 का मल्टीप्लाई दोनों में है इसलिए कट रहे हैं, ठीक है। मैं आपको बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ ताकि अगर कुछ भी थोड़ी सी बिल्कुल भी किसी का भी मैथ कमजोर है तो उसे समझ में आ जाए, ठीक है। तो क्या है, अगर टाइम सेम है तो टाइम से टाइम तो कट ही जाना है। तो जो प्रॉफिट होगा वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से प्रोपोर्शनल होगा उसके सीधा, ठीक है। तो लाभ जो होगा वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। मतलब दोनों का जो इन्वेस्टमेंट होगा तो मतलब जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो जो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। अच्छा क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन क्या है इसमें, क्या कह रहा है कि लाभ के रूप में जो प्राप्त हुआ है ना, तो पहले को जो हुआ है वो हुआ है 20,400, दूसरे को हुआ है 25,500, और ये तीसरे को जो हुआ है वो हुआ है 30,600, ठीक है। तो यहाँ से हम इनका अगर रेशियो निकाल लें तो क्या है, दो बिंदी से ये दो बिंदी कट जाएंगी, ठीक है। तो ये बचा 204, 255 और 306। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया ए और सी द्वारा संयुक्त रूप से कितनी धनराशि का निवेश किया गया। तो इनका जो वो प्रॉफिट का रेशियो है वो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा, ठीक है। पीछे आप समझ चुके। तो ए और सी का पूछा गया, तो ए और सी का कितना हो गया, ये हो गया 510, क्योंकि 304 306 और 204 हो गए 510। ओवरऑल पूरे कितने हैं, क्योंकि ये देखो 510 तो ये हो गए, और ये हो रहा है 255, तो ये होगा 5 6 और 765। तो हमें ये 765 दिया गया है, 765 की जो वैल्यू दी गई है वो कितना है, क्योंकि टोटल जो इन्वेस्टमेंट आया ना वही तो है 30,000। तो यहाँ से आ गया 765 है, उसकी वैल्यू दी गई है 30,000 रुपये। हमें निकालनी 510 की, ठीक है। तो 5 से काटा, 5 एकम 5, 2 बचा 55 25, एक बचा 5 15, तो ये 5 छक्का 30, 600 हो गया, सॉरी 6,000, ठीक है। अब भी मैंने इसके 3 से काटा, 3 एक तिपचे 15, 3 एकम 3, तो 51 की वैल्यू कितनी आ गई, 2,000, ठीक है। अभी निकालना कितना हमें, 510 की, तो एक जीरो और बढ़ा देंगे, ठीक है, क्योंकि 51 कितनी है तो 510 की इतनी हो गई। तो आंसर कितना हो गया आपका, 20,000 रुपये। तो ये चीज़ यहाँ जो समझाएगा ना यही वही है कि जो लाभ है ना वो निवेश, अब प्रॉफिट का जो रेशियो वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से है, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट का अगर उनका अलग अलग है वो सेम इन्वेस्टमेंट के रेशियो से होगा उनका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। ये एवरेज का है। औसत तो ऐस एक्चुअली में औसत होता क्या है, औसत क्या होता है, वैसे जैसे कि तीन एस औसत होता है वो बीच वाली संख्या होती है, जैसे ABC। तो इसका औसत होगा, जैसे मान लो 6 8 10, तो अगर इसका औसत निकाला जाए तो कितना हो गया, इसका 6 हो गया। 8 से 14 अगर इन हम जोड़ रहे हैं तो कितने हो गए, 8 से 14 और 10 24, तीन संख्याएं हैं, तो ये हो गया 8। तो ये डायरेक्ट औसत है, ठीक है। मतलब एवरेज क्या होता है, उनके तीनों का जो बीच का अंक होगा वही होगा। 3 है 4 5 संख्या है तो पाँचों का बीच का क्या होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है बोल रहा है। इसमें बोल रहा है PQR का औसत 53 है, यदि P और Q का औसत 47 किलोग्राम है, Q और R का औसत 48 किलोग्राम है, तो Q का भार कितना है। तो अगर PQR का औसत 53 है, तो ठीक है, एवरेज अगर इनका 53 है तो संख्या क्या होगी, अगर एवरेज 53 है मतलब 3/3, अगर ये 3 इधर जाएंगे मल्टीप्लाई होके तो ये हो गया 3 त्रिका 9, तिरछे 15, मतलब 159, ठीक है। औसत इनका हो गया 100, मतलब औसत 53 है तो ये सम जो इनका बैठेगा योग होगा वो 159 हो गया। अच्छा बोल रहा है PQ का औसत कितना है, PQ का जो औसत है वो 47 है, दो संख्याओं का औसत 47 है, तो इनका जो सम होगा वो कितना होगा, वो होगा 94, ठीक है। ऐसे ही QR का जो औसत है वो 48 है, तो इसका जो सम होगा वो कितना होगा, 96, ठीक है। अभी ये अगर हम ऐड कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, 6 4 10 की जीरो, यहाँ से लगी एक, तो 9 9 18 1 19, तो 190। अच्छा इसमें पता है नोटिस क्या कर रहे हैं इसमें ना, जैसे P + Q अगर हम ले रहे हैं, योग जो हो रहा है
तो इसमें ना पी तो एक हो रहा है, क्यू हम दो बार ऐड कर रहे हैं, तो टू क्यू हो गया और प्लस का आर हो गया। तो जबकि पी क्यू आर तीनों का जो योग है यहाँ से जो हम देख रहे हैं वो 159 है। और इसमें तो इसका मतलब क्यू निकाला गया, तो ये क्यू अगर हम ये तीनों घटा देंगे तो क्यू तो बचेगा यहाँ से। तो वही है कि हमने 190 में से 159 माइनस कर दिया, तो जो बच के आया वो आया 31। तो क्यू की जो वैल्यू है वो है 31। ये पूछा गया है क्यू का बार कितना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। पढ़िए क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 212 किलोमीटर की चाल से स्टेशन ए से बी के लिए चलती है। 45 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी से ए के लिए चलती है। ये दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 855 किलोमीटर है। तो दोनों रेलगाड़ी स्टेशन ए से कितनी दूर पर मिलेंगी? क्या कह रहा है देखो, जैसे ए स्टेशन ये है, एक स्टेशन है बी। ठीक है, यहाँ जो ट्रेन चल रही है वो चल रही है 212 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक, और यहाँ से जो ट्रेन चल रही है वो चल रही है 20 किलोमीटर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 45 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी चली, पहले ये ए चली और 45 मिनट बाद फिर दूसरी बी चली है। ठीक है, इधर बी से, तो पहले ये ए चली। अगर 212 किलोमीटर ये जा रही है 1 घंटे में, तो 45 मिनट में कितनी ट्रेवल करेगी? पहले हम ये देख रहे हैं ये पहुंच कहाँ पे रही है। तो 60 मिनट में ये जा रही है 212। अगर 4 से हम काटे तो ये 15 बार, और 4 पंचे 20, 4 3 12, मतलब 15 मिनट में ये 53 किलोमीटर जा रही है। इंटू अगर मैं 3 कर दूँ तो ये 45 हो गया, तो इधर भी 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो गया 3 त्रिका 9, तिपचे 15, 159 किलोमीटर। अब ये ट्रेन यहाँ आ गई कहीं 159 किलोमीटर चल के, ये ट्रेन यहाँ आ गई है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है? वो दी गई 855 किलोमीटर। ठीक है, तो अब क्या हुआ है, 855 माइनस 159, तो 15 में तो 9 गया, 6 बचा, 14 में तो 5 गया, 9 बचा, और 7 में 1 गया, 696। अब ट्रेन ये देखो, अब ये ट्रेन जो चलेगी, अभी तक तो ये अकेली चल रही थी। ठीक है, 212 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से। अब इधर से भी आ रही, तो अब इनकी रिलेटिव स्पीड लगेगी, मतलब एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो स्पीड जुड़ती है ना, आपने पढ़ रखा होगा। अगर नहीं पढ़ रखा है तो कोई टेंशन नहीं, अभी अभी के लिए इतना समझ लीजिए, बाद आगे मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, तो अब जो स्पीड आएगी वो होगी 212 और प्लस के 20, क्योंकि अब 45 मिनट बाद ये दोनों चलने लगी, तो दोनों की स्पीड अगर, क्योंकि अगर ये विपरीत चल रही है तो इसलिए इनकी ऐड हो गई। अगर ये दूसरी साइड चल रही होती है, दूसरी अपोजिट चल रही होती है, तो इनकी वो बहुत घट जाती है स्पीड। ठीक है, तो 2 3, तो ये 232 किलोमीटर पर आवर की अब चलेंगे। और जो डिस्टेंस कवर करनी कितनी करनी है, 696, तो ये 3 आवर में हो जाएगी कवर। ठीक है, 232 दिया 696। अब क्या बोलता है, हमसे पूछा ये नहीं गया, हमसे पूछा गया तो दोनों रेलगाड़ी ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी। मैं इसे देखिए, हुआ क्या, 159 किलोमीटर तो ये ट्रेन चल चुकी है 45 मिनट में। ठीक है, और इसकी जो स्पीड है वो है 212 है, इसकी जो है 20, ये ए और ये बी से। अब हुआ क्या, बची बचाई दूरी जो थी 696, वो उसने इन दोनों की जो रिलेटिव स्पीड हमने जोड़ी वो आई कितनी, 232 किलोमीटर। तो 696 232 चली, तो ये 3 घंटे में चली। तो हमसे ये पूछ रहा है कि ए से ये कितनी दूरी पर मिलेंगी। अब देखिए क्या हुआ, ये 20 की स्पीड से जो ट्रेन दूसरी ट्रेन जो थी सेकेंड ट्रेन, ये 20 के हिसाब से चली 3 घंटे में, तो इसने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की वो कितनी की है, वो की है 60 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ जो हम देख रहे थे इसमें जो टोटल डिस्टेंस कितनी है वो है 855 किलोमीटर। ठीक है, तो और इसने 60 ट्रेवल की, तो यहाँ से ये यहाँ तक आ पाई सिर्फ 60 किलोमीटर तक। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस में से अगर 855 में से
हम 60 किलोमीटर माइनस कर देंगे तो ये बचा कितना, 795। तो ये जो डिस्टेंस ये कवर हुई जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हुई है, वो हुई है 795। तो ए से पूछा डिस्टेंस कितनी हुई, वो हो गई है 795 किलोमीटर। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब एक डेटा कार्ड 14,950 रुपये में बेचा जाता है तो 30% का लाभ प्राप्त होता है। डेटा कार्ड का क्रय मूल्य याद कीजिए। ठीक है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/10। कोई चीज़ या मान लो डायरेक्ट ही समझो आप, 100 से कोई चीज़ 130 हो गई है। ठीक है, लाभ बता रहा है 30% का लाभ प्राप्त हुआ अगर उसने 14,950 में बेचा, तो उसका पूछ रहा है क्रय मूल्य का, सीपी पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए 130 की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है हमें, वो हमें दी गई है 14,950। हमें 100 की निकालनी है क्योंकि हमारा सीपी तो यही है ना। तो 0 से 0 काटा, 13 एकम 13, एक बचा, 13 एकम 13, 6 बचा, 13 पंजे 65। तो ए वैल्यू जो आ गई है वो ए की वैल्यू आ गई 115। तो 100 की कितनी हो गई, 11,500। आसान सवाल था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। यदि पहला पद 125 है और सार अनुपात 2/5 है तो गुरुत्व श्रेणी का चौथा पद क्या होगा। अच्छा, जीपी होता क्या है, जीपी का सीन बस ये है कि जीपी ना अनुपात में होता है, सार अनुपात में होता है। उसके अनुपात जो होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे मान लो 1 है, 3 है, तो अगला जो जीपी का पद होगा इसका, जैसे पहला पद 3 गुना हुआ तो तीसरा पद जो होगा वो भी 3 गुना होगा, दूसरा पद 3 गुना हुआ तो तीसरा पद भी 3 गुना हुआ तो 9। फिर इसका नेक्स्ट आया तो 9 3 27। तो इनका जो रेशियो सेम होता है, इनके जो दोनों के दो पद के जो रेशियो सेम होते हैं हमेशा। जैसे पहले से अगर मैं दूसरे का रेशियो निकालूँ जैसे, तो क्या होगा 9/3, तो ये कितना आ गया, 3 आ गया। ऐसे ही अगर मैं इससे इसका रेशियो निकालूँ तो कितना हो गया, 27/9, तो 9, तो ये फिर 3 आ गया, 3 गुना होता चला गया। तो रेशियो जो सेम है वही जीपी में होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि पहला पद अगर 125 है और सारा अनुपात 2/5 है तो गुरुत्व श्रेणी का चौथा पद निकालना है। अगर मान लो पहला पद, एक तो डायरेक्ट है, देखो 125 है पहला पद, हमें अगर यहाँ से सेकंड पद निकालना है तो 125 और जो रेशियो अनुपात क्या है 2/5 है, तो इसका 2/5 सीधा कर दो, तो 5 दूनी 10, 55 25, तो ये कितना हो गया 50। यहाँ से थर्ड पद अगर हमें निकालना है तो क्या है 50, 50 का 2/5 किया, 5 ये 10 बार गया, तो ये कितना हो गया 20। ठीक है, और 20 का 20, ये तीसरा पद है, चौथा पद निकालना है हमें। तो अगर चौथा पद निकालना है तो क्या है 20 का 2/5, ये तो पूछा गया, तो 5 से 4 बार काटा, ये हो गया 4 दूनी 8। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। दूसरा क्या है, फॉर्मूले से अगर करें, ये तो मतलब आप बेसिक बिल्कुल दिमाग इतना तो आप लगा ही सकते हैं, दिमाग मतलब बेसिक सी चीज़ है बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि चार चार पद तक हम आराम से जा सकते हैं। बट अगर फॉर्मूला है तो इसका फॉर्मूला देखते हैं क्या है। Tn = AR n-1। Tn मतलब n मा पद। अब इसे हमें यहाँ से चौथा पद निकालना है। ठीक है, ए है यहाँ पे फर्स्ट टर्म, पहला पद मतलब। ठीक है, एन है, जैसे जैसे इसमें चौथा पद निकाला गया वो कौन सा पद है। ठीक है, आर है, जो आर है यहाँ से आर है रेशियो, जो मतलब सार अनुपात जिसे बोलते हैं। ठीक है, तब देखिए क्या है, हमें चौथा पद निकालना है। तो Tn = 4, ए बराबर कितना है 125, आर क्या दिया 2/5, तो 2/5, एन हमें एन कितना है, एन हमें दिया गया है वो है, क्योंकि चौथा पद निकालना है तो 4 - 1। ठीक है, तो ये हो गया
डायरेक्ट 3, 4 में से गया 3 बचा। अब देखिए क्या है, 125, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और 5 की पावर 3 कितना होता है 55, 25 पंजे 125, तो 125 से 125 काटा, तब भी ये चौथा पद जो निकला डायरेक्ट 8 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 2 अलार्म घड़ियों में 60 सेकंड और 88 सेकंड के नियमित अंतराल पर अलार्म बजते हैं। यदि वे पहली बार शाम 6 बजे पर एक साथ बजती हैं तो अगली बार भी किस समय पर एक साथ बजेंगी। तो डायरेक्ट हम एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट है। तो 60 और 88 सेकंड के अंतराल में बजती हैं, तो इनका एलसीएम जो आया 4 से काटा, 4 से 15 बार, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, उसके बाद तो एलसीएम जो आ गया वो कितना आ गया 15 चौकू 60, 60 इंटू 22। तो अगर पहली घड़ी जो पहली बार बजी है 6 बजे अगर बजी है, तो अगली ये 22 मिनट बाद बजेगी, क्योंकि 22 गुणा 6 ये सेकंड है, और सेकंड को अगर मिनट में बदलेंगे तो क्या है 60 का हम डिवाइड करेंगे, तो ये 60 60 खत्म, तो ये बचा 22 मिनट। ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, जब भी ये एक तो ये एलसीएम क्वेश्चन बनता है, एक वो बनता है कि इसमें व्रत में दौड़ रहे हैं तो तुम्हारा पहली बार कब मिलेंगे, या 5 घंटियाँ बज रही हैं एक साथ, तो वो पहली बार कब, जब भी ये ऐसे क्वेश्चन आए उसमें एलसीएम निकाला जाता है, और जो एलसीएम होता है उसमें जो मिनट या सेकंड है वही ऐड कर देते हैं उसमें डायरेक्ट। आगे हम कॉन्सेप्ट बता डे जिस दिन मिलेगा ये स्टार्ट करेंगे, उसमें आप डिटेल में समझ लेना। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ इतना तो आपने पढ़ ही रखा होगा फिलहाल के लिए, इतना आपको समझ इजीली आ रहा होगा। चलिए देखते हैं। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन क्या है। ए 94 दिनों में ये कार्य कर सकता है, बी 141 दिनों में यही कार्य कर सकता है, सी 188 दिनों में उसी कार्य को कर सकता है। पहले दिन ए ने कार्य किया, दूसरे दिन बी और सी ने एक साथ कार्य किया, और तीसरे दिन ए और सी ने एक साथ कार्य किया। यदि वे इस चक्र को दोहराते हैं तो कितने दिनों में कार्य पूरा होगा। अब देखिए, ए ने काम किया है 94 डेज में, बी कर रहा है 141 दिन में, और जो सी कर रहा है वो कर रहा है 188 दिन में। ठीक है, यहाँ से एलसीएम निकाला हमने। ये ना, ये देखिए आप 47 का मल्टीप्लाई है तो 47 तो आ ही जाएगा एलसीएम में, और 47 चौकू होता है 188, तो 4 भी आएगा। ठीक है, और ये 141 है वो 47 गुणा 3 है। आप ये डायरेक्ट ही कर सकते हैं, नहीं तो आप लिख के एलसीएम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में हमें मिनिमम फैक्टर होते हैं वो निकालने होते हैं, कम से कम कि कौन से, जिससे ये सारी संख्याएं कट जाएं। ठीक है, मतलब वो संख्या निकालनी होती है जिससे इन संख्याओं का मल्टीप्लाई करने से वो संख्या मिल जाए। ठीक है, अब देखिए 94, तो 94 क्या है 47 दूनी 94 होता है, तो यहाँ से 2 बच रहा है, तो 2 3 6, तो ये 6 बार जाएगा। ठीक है, 47 गुणा 3 होता है 141, तो 4 बच रहा है, तो ये 4 हो गया, 4 का 4 मल्टीप्लाई 188, मतलब 47 चौको 188 होता तो 3, तो यहाँ से इनकी हमें एफिशिएंसी पता लग गई है कि कितनी है क्षमता इनकी जो है। ए एक दिन में 6 काम कर सकती है, बी 4 कर सकती है, और सी 3 कर सकती है। अब हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि पहले दिन या टोटल वर्क कितना हो गया, अगर मैं मल्टीप्लाई इसका करूँ तो 47 गुणा 4 188, और 188 का 3 में गुणा कर रहे हैं तो 3 8 24, 24 का 4 बचे 2, 3 8 24 और 2 26 की 6 बचे 2, 3 एकम 3 और 2 5, 564 टोटल कार्य कराना है हमें। ठीक है, अभी पहले दिन क्या गया, पहले दिन तो देखो ए कर रहा है, ए कितना कर रहा है 6, ए की एफिशिएंसी कितनी है 6। दूसरे दिन कर रहा है बी और सी, तो बी और प्लस सी कर रहा है, तो ये कर रहा है कितना 4 और 3 7। और तीसरे दिन जो कर रहा है वो कौन कर रहा है ए और सी, तो ए और सी कर रहा है, इनकी एफिशिएंसी कितनी है ए और सी की, तो 6 और 3 9। तो हमें पता लग रहा है जो 3 दिन में काम हो रहा है कितना हो रहा है 9 6 15 7 22, 3 दिन में ये लोग 22 काम कर रहे हैं, क्योंकि पहले दिन तो ए कर रहा है, दूसरे दिन बी प्लस सी कर रहा है, और तीसरे दिन ए और सी कर रहा है। ठीक है, काम हमें 564 कराना है, तो कितने दिन में होगा। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूँ, अगर मैं यहाँ से 30 30 दूनी 60, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 30 तो नहीं होगा, 30 का मल्टीप्लाई तो नहीं होगा, ये लगभग देखो अगर मैं इंटू 20 कर रहा हूँ तो 20 3 60,
60 दिन में काम कितना करा लिया हमने? 0, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 440। ठीक है। अगर मैं 24 या 72, 24 का हो जाएगा लगभग, 1 मिनट। अगर इसमें दोनों में मैं 24 का मल्टीप्लाई कर दूँ इंटू 24 का, तो 24 ये तो हो गई 72 डेज। ठीक है। 24 दूनी 48 के 8, यहाँ से लगी 4, 24 दूनी 48 और 2 50, 48 और 4 50, तो 508, 508 काम हो गया है। ठीक है। 24 या 72, 24 दूनी 48 के 8, यहाँ से लगी 4, 24 दूनी 48, 4 52, 528 काम हो गया है यहाँ से। ठीक है। तो 72 दिन में 528, अभी भी काम हमें 564 करना है, अभी बाकी है। तो मैं देखता हूँ, अगर ये 22 कर रहे हैं, 3 दिन में 22 कर रहे हैं, मैं 3 दिन और करवा ले रहा हूँ इनसे। ठीक है। तो 3 दिन में 22 कर रहे हैं तो 22 और हो गया। तो ये टोटल काम यहाँ तक हो चुका है कितना? 8 2 10 की 0, यहाँ से लगी 1, 550। अभी भी हमारे पास 14 दिन का काम बाकी है, जबकि काम दिन कितने हो गए? 75 दिन हो गए। ठीक है। अभी मेरे पास 14 काम बाकी है। अब ये कितना कर रहे? ए कर रहा है। अगर मैं ए से कराऊँ, क्योंकि अब बारी क्रमबद्ध ही कर रहे हैं। देखो, पहले दिन तो अगर ए कर रहा है, फिर दूसरे दिन बी और सी कर रहा है, फिर तीसरे दिन ए सी कर रहा है, ऐसे ही फिर चौथे दिन आ रहा है तो ए कर रहा है, फिर पाँचवें दिन बी प्लस सी कर रहे हैं, फिर छठे दिन, मतलब इनका यही सर्कल बना हुआ है। अब मैंने यहाँ तक करा लिया। ठीक है। 75 दिन में 550 काम हो गया। अब मैं ए से काम कराऊंगा तो 6 करेगा, बी प्लस सी से दूसरे दिन कराऊंगा 7 6 13, तो मैं 2 दिन और काम इनसे करा लूँ तो ये 77 हो गया काम। 77 दिन का काम कितना हो गया? 7 6 13, तो वो हो गया 563। ठीक है। 563 काम हो चुका है। अब काम बचा कितना? एक काम बचा है, और बारी किसकी है? ए प्लस सी की है। तो ये 9 काम करते हैं। तो अभी जो बचा है 77, एक काम बचा है, और ये करता है कितना? 9, तो 1/9 काम ये एक दिन में और होगा। तो आंसर हो गया आपका 77 सही, 1/9, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी संख्या के 5/6 का मान 655 है, उस संख्या के 9/20 का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल है। इस एक्स है, उसका 5/6 का मान दिया गया है, वो कितना है? 655। यहाँ से हम एक्स निकाल सकते हैं। तो 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 तियो 15 और 5 एकम 5। ठीक है। तो एक्स का मान कितना आ गया? 6 एकम 6, 6 18 के 8, यहाँ से लगी 1, 6 एकम 6 1 7, 786। लेकिन हमसे पूछा, इससे संख्या अगर पूछी होती तो इतना है, लेकिन वो पूछ रहा है उस संख्या का 9/20 का मान क्या है। तो संख्या अगर 786 है, इसका 9/20 कितना होगा? निकाल ले डायरेक्ट। मतलब 2 से काट लिया पहले, 2 3 6, 2 9 18 और 2 3 6। ठीक है। इंटू 9/10, तो 9 3 27, 7, यहाँ से लगी 2, 9 9 81 और 2 83, यहाँ से लगी 8, 9 3 27 और 8 कितना हो गया? 35। तो बटे 10, ये बिंदी हटाई तो यहाँ से 10 लग गया, तो आंसर आ गया 353.7, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। आसान सा सवाल था। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक लिखा हुआ है इसमें, ये ऐसे है, ये 257 की पावर है 45 इंटू 248 की पावर 3। ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट समझिए। पावर का कॉन्सेप्ट क्या है? पावर का कॉन्सेप्ट ये है कि जो साइक्लिसिटी बनती है ना, वो 4 के बार बनती है। जैसे मान लो दो का अगर मैं एक में मल्टीप्लाई करूँ 2 आ गया, 2 का स्क्वायर कर रहे 4 हो गया, 2 का क्यूब किया 8 हो गया, 2 की पावर 4 किया 16 हो गया। ऐसे ही अगर मैं 2 की पावर 5 करूँ तो 16 दूनी 32, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो देख रहे आप क्या है कि 4 के बाद ये ना 2 रिपीट हो गया है कि, वैसे ही किसी का भी आप अगर स्क्वायर निकालेंगे
मतलब इसका नहीं, मतलब जो भी पावर करते चलेंगे, जैसे 7 की पावर 4 है, तो जो 7 की पावर 1 का मान होगा वही 7 की पावर 5 का भी मान होगा, क्योंकि 4 के बाद फिर रिपीट हो जाते हैं सारे के सारे। ठीक है। तो तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले इकाई अंक निकालना है, तो हमें तो फोकस लास्ट डिजिट का ही करना है। तो हमें क्या करना है, इसमें हमें 4 का मल्टी डिवाइड कर देना है। तो 4 एकम 4 बचा 1, 5 बचा, 4 एकम 4। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 पावर 7, 257 की पावर, तो हमें 1 बचा तो 1 हो गया, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही 248, तो ये तो 3 है ही। ठीक है। तो 57, तो अभी एक आएगा आप देख चुके हैं, तो 7 की पावर 1, 7 एकम 7। ठीक है, इंटू 8 की पावर 3 तक है, क्योंकि हमें लास्ट डिजिट से ही मतलब है, तो 3 तक है, 8 8 8 ठीक है। उसके बाद 8 चौको मतलब 64 इंटू 8, तो 8 चौको 32, 2, तो 2 7 14, तो इकाई का अंक आ गया, वो गया 4 आ गया। ठीक है। क्योंकि हमें इकाई का अंक निकालना है, हमें पूरा मल्टीप्लाई है वो कुछ नहीं, पावर सारी नहीं निकालनी। तो ये तो यहाँ साइक्लिसिटी से हम समझ गए कि यहाँ हमें अगर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे जो भी आएगा, तो 4 से हमने काटा तो एक ही शेष बच रहा है। ठीक है, तो वो हमने लिख लिया, तो उससे 7 बन गया और इससे 3 बन गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट तो बढ़ते हैं। एक प्रतियोगी परीक्षा में वर्ग ए में 80 वर्ग मतलब 80%, वर्ग बी में 77% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों वर्गों में 18% परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण रहे। ये दोनों सेक्शनों में 425 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, तो प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित कुल परीक्षार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, हमें दोनों के क्या दिए गए हैं, दोनों में दिए गए हैं, दोनों वर्गों में 18% परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है। अगर दोनों में सोचिए, दोनों में 18 जो हुए हैं वो अनुत्तीर्ण हुए हैं। अब ए में अगर पास हैं 80% हैं, तो 20% अनुत्तीर्ण हुए होंगे। अगर ये हम इसको ए बी है, तो 20%, 18 तो ये हैं, तो 2 ये हो गया। ठीक है। ऐसे ही इसमें क्या है, 77% अनुत्तीर्ण, 77% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, तो 23% अनुत्तीर्ण हुए, तो 18 तो ये हो गया, 5 ये हो गया। ठीक है। डायग्राम जब भी बनाना ऐसे ही बनाना। ठीक है। तो ये कितना हो गया, 25%। तो हमें पता लगा है, हमें यहाँ से ये निकाल लिया हमने कि दोनों सब्जेक्ट में, क्योंकि हमें जो दिया गया है ना, ये दोनों सेक्शनों में 1425 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, तो हमने यहाँ से ये निकाल लिया कि 25% हैं जो दोनों में फेल हैं। ठीक है। क्योंकि अनुत्तीर्ण का हमें दिया गया है, जबकि दोनों वर्गों में 18% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो हमें पता लग गया ए बी में फेल होने वाले कितने हैं, तो हमें पता लगा 25% हैं वो ए और बी में मिला के फेल हुए हैं। दोनों में तो 18% हुए हैं, और लेकिन ए और बी में अलग अलग ये 25% हो गए, तो 75% जो हैं छात्र, हमें पता लग गया वो पास हुए हैं। वही हमें दिया गया है, दोनों सेक्शनों में 425 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, तो ये 75 की जो आ गई वो आ गई 425। यहाँ से हम 100% निकाल लेंगे, तो ये 5 से काटना, 25, 5 से काटा 15, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 2 बचा 55 25। ठीक है। तिपचे 15, 3 निम 27 और तिपचे 15। तो यहाँ से हमें 100% निकालना, इंटू 20, 20 का अगर मल्टीप्लाई करें 20 पंजे 100 हो गया, तो इधर भी 2 का 2 पंजे 10, यहाँ से लगी 1, 2 में 18, 1 19। दो पंजे 10, 2 में 18, 2 पंजे 10, 2 18, 1 19। चलिए, 2 पंजे 10 की 0, यहाँ से लगी 1, 2 में 18, 1 19, तो ये जो टोटल नंबर हुए वो कितने हुए, 1900। ठीक है। इसमें देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझिए आप। एक प्रतियोगी परीक्षा में वर्ग ए में 80% छात्र पास हुए, तो इसका मतलब 20% फेल हो गए, तो ये हमने लिख लिया। बी में 70% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, तो इसका मतलब 23% फेल हो गया, तो 18 5 23%। जबकि दोनों वर्गों में 18% परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण, दोनों में तो जैसे ए और बी, मान लो ए अगर मैथ है और बी इंग्लिश है, तो दोनों में तो ये फेल हुए 18%, लेकिन इंडिविजुअली ये हुए कि इंडिविजुअली ये अलग अलग हुए, एक में 20% हुए, एक में मतलब एक में 20% हुए, एक में 23% हुए। तो हमें पता लग गया कि 25% विद्यार्थी ऐसे हैं जो अनुत्तीर्ण हुए, लेकिन मुझे ये पता लगा दोनों सेक्शनों में ये पास हुए हैं वो 1425 हैं, तो 75% विद्यार्थी 75% ऐसे हैं जो दोनों सेक्शनों में पास हुए।
तो यहाँ से हमें पता लग गया 75% की वैल्यू का 14 से 25 है, तो यहाँ से हमने 100% की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक वस्तु को 5115 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि उसी वस्तु को 10,230 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ का 65% है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कहता क्या है, देखो 5115 रुपये में बेचने वाली हानि, अगर इसने वस्तु का मूल्य अगर एक्स है, इसने अगर 5115 में बेचा तो इसे लॉस हो गया। भाई अगर ये 10,230 में बेचता तो क्या है, तो बेचने से प्राप्त लाभ का 65% है। जो हानि है और जो लॉस है वो क्या है, प्रॉफिट का 65% है। तो यहाँ से हमें रेशियो पता लग गया 5 से 13 और 5 से 20। तो हमें पता लग गया लॉस और जो प्रॉफिट का जो रेशियो है वो कितना है, 13/20 है। मतलब अगर 13 यहाँ से अगर ये 5115 में बेच रहा है तो इससे 13 का लॉस हो रहा है। भाई अगर ये 10,230 में बेच रहा है तो इससे प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 20 का। यही कह रहा है ना, वो कह रहा है ना कि 5115 रुपये में बेचने से होने वाली हानि उसी वस्तु को 10,230 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ का 65% है। ठीक है, तो हमें क्या इन दोनों का जो डिफरेंस है वही प्रॉफिट, क्योंकि जो लॉस है ना तेरे का वही प्रॉफिट में ही बदल जा रहा है। तो क्या मतलब 5115 से जो 10,230 हुआ है, इसी में 13% की जो हानि है और 20% का लॉस दोनों कवर हो रहा है। तो इसका मतलब है इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, अगर 5115 और 10,230 में आ गया वो कितना आ गया, 5115 ही है। अच्छा ये है कितने की वैल्यू, 13 और 20 कितने हो गए, 33। तो यहाँ से हम एक की वैल्यू निकाल लेंगे, 3 से काटा 11 बार, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 7 21, 0 3 15, 11 से काटा 11 एकम 11, 11 एकम 11, बचा कितना 6, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55। तो हमें पता लग गया एक की वैल्यू आ गई, वो कितनी आ गई, 155। ठीक है, और हमें क्या करना है, एक्स तक पहुँचने के लिए हमें अगर 13 का लॉस हो रहा था, मतलब 13 यूनिट का लॉस हो रहा था, तो एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 13 इंटू 155। या तो तुम 13 गुणा 20 का करके इसमें से घटा दो तब एक्स पे आ जाओगे, क्योंकि ये प्लस में 20 जुड़ा हुआ है, ये माइनस हो रहा है इधर। ठीक है, तो 13 गुणा 155 किया मैंने, 13 पंजे 65, 5 यहाँ से लगी 6, 13 पंजे 65 और 6 71, यहाँ से लगी 7, 13 एकम 13 और 7 20, 2015। तो 2015 अगर मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ तो ये हो गया 5 5 10 की 0, यहाँ से लगी 1 3 1 7, 7130 रुपये। तो ये इसकी जो वैल्यू थी सीपी थे वो यही था। इसे दोबारा समझिए, एक वस्तु को 5115 रुपये बेचने से होने वाली हानि उसी वस्तु को 10,230 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ का 65% है। तो हमें यहाँ से पता लग गया जो लॉस ऑफ प्रॉफिट जो हो रहा है उसकी जो वो है रेशियो है वो है 13/20। मतलब अगर हम 5115 रुपये में, ये सीधी सी बात ये कह रहा है कि अगर मैं 5115 रुपये में वस्तु बेच रहा हूँ तो 13 का लॉस हो रहा है मुझे, 13 यूनिट का। और अगर मैं 10,230 में बेच रहा हूँ तो मुझे 20 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से निकालने के लिए हमने यहाँ से एक की वैल्यू निकाली, इन दोनों का डिफरेंट निकाल लिया, इधर इनका डिफरेंट निकाल लिया, यहाँ से हम वैल्यू ले आए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया। ABC क्रम से 729, 486, 1458 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। एक साथ कार्य करते हुए कितने दिनों में पूरा करेंगे, मतलब अलग अलग ये 729, 486, 1458 दिनों में पूरा करते हैं, तो एक साथ कब करेंगे। देखिए 729 ये 729 दिनों में करता है, B 486 दिनों में करता है, C 1458 दिनों में करता है। ठीक है, तो इनका एलसीएम आ गया 1458। अच्छा आप सोच रहे हैं आपने कितने लिए निकाल लिया, एक्चुअली में होता क्या, देखो अगर आप थोड़ा ध्यान लगाएंगे 1458 ये 729 का डबल ही है और ये 486 का 3 गुना है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता लगा 1458 है, ये 2 बार गया, ये 3 बार गया, 1 बार गया, तो इनकी एफिशिएंसी हमें पता लगेगा। अगर ये पर डे 2 काम कर रहा है तो ये टोटल काम 729 में कर लेगा। ठीक है, तो 2 3 1 आ गई। अब पूछ रहा है एक साथ कार्य करते हुए कितने दिन में पूरा करेंगे, टोटल काम करना कितना 1458, पर डे कितना कर रही है, एक ये कर रहा है, 2 3 5 और 1 3 2 5 1 6,
6 से काटा, 6 दूनी 12, 2 बचे, 6 चौको 24, 1 बचा, 6 18, 243 दिनों में ये एक साथ काम कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 6,000 रुपये पर एक वर्ष के लिए 6% प्रतिवर्ष की दर से सादा वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या है? 6,000 रुपये है। पहले तो ये कह रहा है कि ये दो तरीके से ब्याज दे रहा है, उसमें पूरा अंतर क्या है? एक तो वार्षिक, तो वार्षिक 6%, दूसरा अर्धवार्षिक। अच्छा, अर्धवार्षिक सीन क्या होता है? अगर ब्याज वार्षिक होता है तो डायरेक्ट जितनी परसेंट वो दिया गया। अर्धवार्षिक में क्या है कि अब ये अर्धवार्षिक 6 महीने भी लेगा तो 6 महीने पर 3% लेगा और अगले 6 महीने भी फिर 3% लेगा। ठीक है, अगर 6% डायरेक्ट निकालते हैं हम, 6,000 रुपये का 6% निकाला, तो आपको निकालना ईजिली आ रहा होगा। चलिए 36, वो कितना हो गया? 360 रुपये। ठीक है, लेकिन वो हमसे क्या कह रहा है? अर्धवार्षिक निकलवा रहा है। फिर पूछा इसका अंतर क्या है। अब अर्धवार्षिक पहले पहले तो 6 महीने में 3% निकालेगा, तो 6,000 का 3% जो हुआ वो कितना होगा? 36, लिखे दे रहा हूँ भाई मैं, वरना आपको लिखा नहीं। 6,000 का 3% अगर हम निकालें तो ये 0 से 0 खत्म हो गया, ये 6 है। ठीक है, तो 36 18 है, तो ये 180 रुपये हो गया। ठीक है, तो हमें पहले 6 महीने में तो इससे जो ब्याज मिला वो कितना मिला? 180। तो अगले भी 6 महीने में से 180 मिलेगा। लेकिन क्या होगा अगले सीन, क्या होगा कि 6 महीने में अब ये जो 180 से ब्याज मिल चुका है ना, इस पर भी ब्याज मिलेगा अब। ठीक है, क्योंकि चक्रवृद्धि में यही तो होता है कि ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। तो 180 पे अगर 3% निकालेगा, दो बिंदी तो एक बिंदी से ये बंदी कट गई, लेकिन यह कितना आ गया? 54, और दशमलव हटाया तो ये बिंदी, तो 5.4। तो देखो इससे पूछा कि ब्याज में अंतर कितना है। देखो 360 तो इससे पहले मिल रहा था 6% पे, वार्षिक अगर ये ले रहा है तो ठीक है। अर्धवार्षिक में 180 ये मिल गया उसे, 180 ये हो गया, तो ये 360 को कवर कर दिया। एक्स्ट्रा जो मिल रहा है वो ये मिल रहा है 5.4। यही तो पूछा कि इसमें अंतर कितना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्मार्ट टीवी को 1,55,000 रुपये में खरीदा जाता है। इसके अंकित मूल्य में 35% की वृद्धि की गई है। अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा गया है। इसके बाद स्मार्ट टीवी का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें सक्सेसिव लगेगा। इसमें क्या हो रहा है? सक्सेसिव का सीन क्या है? देखो जैसे कोई चीज़ है 100 है, 100 रुपये में, अब इसमें क्या है 10% बढ़ा तो 110 कर दिया आपने। ठीक है, उसके बाद 20% मान लो कमी हुई तो ये। ठीक है, और इसमें सीन के अगर तुम पहले अगर पहले कमी हुई बाद में बढ़ा तब भी सक्सेस में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये काट के एक्चुअली में जो आएगा आंसर वो ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या कर, इसमें हमें इसका नंबर क्या हमें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि परसेंटेज में दिया गया है और परसेंटेज में पूछ रहा है। तो 1,55,000 से हमें कोई मतलब नहीं, वहाँ पे कितना भी रुपये होता परसेंटेज सेम ही आएगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है? पहले ना 35% बढ़ाया गया, तो 35% बढ़ाया गया। अच्छा, फार्मूला क्या? फार्मूला सक्सेसफुल का ये है कि x प्लस वाई प्लस माइनस XY/100 प्लस माइनस की, क्योंकि माइनस अगर लगेगा तब माइनस का है ये सीन। ठीक है, अगर मान लो दोनों बढ़ ही रहे हैं तो वो प्लस के ही होंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है? जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे क्या कह रहा है? पहले ना 35% की वृद्धि हुई तो 35% की प्लस हुई है। फिर क्या कह रहा है कि उसने बाद में छूट दी 20% की, तो 20% छूट दी तो -20। ठीक है, तो अब XY कितना हो गया? 35 × 20, तो 20 माइनस क्या, तो ये माइनस लग गया। ठीक है, बटे 100, तो 20×5 100, 5 से 1 काटा 7, और ये 35 में से 20 गया कितना बचा? 15, और 15 में से 7 गया 8 बचा। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। इसमें हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर पढ़ लीजिए। एक टीवी है 1,55,000 में खरीदा गया। इसके अंकित मूल्य 35% की पहले वृद्धि हुई, बाद में अंकित मूल्य पे 20% छूट दे दी गई। ठीक है, तो क्या करते हैं? 35% की फ्रैक्शन कितनी हो गई? अगर हम निकालें 7/20, और जो 20% फ्रैक्शन कितनी हो गई? वो हो गई 1/5। तो पहले संख्या जो पहले 20 से 27 हो गया ये। ठीक है, फिर 5 से ये 4 हो गया, तो 20×5 100, 100 से बढ़ के कितना हो गया ये? 27 100 को 108, तो 100 पे डायरेक्ट प्रॉफिट होती है, वो प्रॉफिट निकलती है, तो ये 8% हो गई।
ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट। 3 संख्याएं 15 अनुपात 17 अनुपात 19 के अनुपात में तीसरी संख्या की तुगनी तथा पहली और दूसरी संख्या के योग के बीच का अंतर 625 है। तो पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखो, पहली 15 17 19 के अनुपात में संख्या है, हमसे कह रहा है तीसरी संख्या के तुगनी, इसका 3 गुना कितना हो गया 57। पहली और दूसरी संख्या के योग के बीच का अंतर है वो है 625। तीसरी संख्या की तुगनी 57 का तथा पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग, तो ये कितना हो 15 30 32। इनका जो डिफरेंट दिया गया है वो कितना दिया गया है 625। तो 57 में से 32 गया, कितना बचा 5 और 25, 25 की वैल्यू दी गई हमें 625। तो 25 से काटा, ये कितने बार 25 बार गया। ठीक है, हमें क्या पूछा गया, पहली तथा तीसरी संख्या के बीच का अंतर पूछा गया। तो एक की वैल्यू अगर 25 आ गई तो पहली और तीसरी संख्या के बीच का जो अंतर है वो 4 है। तो 4 × 25, आसान सवाल था, 100 आ गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इस समांतर श्रेणी का 17वां पद और पहला पद 315 251 दिए गए, तो 24 पदों तक का योगफल ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी का फॉर्मूला क्या है वो देखिए। समांतर श्रेणी का योग का फॉर्मूला जो है अगर हमें योग निकालना है वो है, जैसे SN बोलते हैं, सम बराबर संख्याओं का n/2 2a + 1 n-1 इंटू d, जहाँ a है प्रथम पद, d है अंतर जो डिफरेंट दिया गया। ठीक है, और n है पदों की संख्या। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, हमसे पूछ रहा है, हमें दिया गया 17वां पद। 17वां पद कितना दिया गया, हमें दिया गया 315, और पहला पद दिया गया हमें जो वो दिया गया है 251। अच्छा, 17वां पद और पहले पद का अंतर हम निकालें, कितना 5 में से गया 4 और 11 में तो 5 गया 6, तो 64। तो इनका जो डिफरेंस है 16 पदों का ही तो ये अंतर दिया गया, तो 16 चौक 64। तो हमें यहाँ से पता लगे डी की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ से 4, कि जो अंतर है ना सर, अंतर है वो 4 का है। ठीक है, तो हम क्या डायरेक्ट निकाल लेंगे अपने फॉर्मूले से। ठीक है, तो यहाँ से समझ आया हमें d = 4। ए हमारे पास है, ए कितना है 251 पहला पद है। ठीक है, और संख्या के 24 पदों का योग चाहिए, तो n बराबर कितना है 24। तो हमने फॉर्मूले में रख देंगे, तो 24 पदों का योग चाहिए हमें, S24 = n 24/2, पहला पद 2a होता है, फॉर्मूला देखो 2a n-1 इंटू d। ठीक है, तो 2a तो 2 × 251 प्लस n कितना है 24, 24 में से 1 गया और d कितना आ गया 4। ठीक है, चलो यहाँ से काट लीजिए, 12 251 दूनी कितना हो गया 502, और प्लस ये हो गया 23 23 चौको 92। ठीक है, तो ये जोड़ दिया 2 2 4 9 594 हो गया, 594 × 12, तो आंसर आ गया आपका 12 चौको 48 8, हाथ से लगी 4, 12 निम्मा 108 और 4 12, हाथ से बचे 11, 12 पंजे 60 और 11 71, तो 7128। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। मिस्टर जॉन ने 15% और 12.5% की साधारण ब्याज दर पर 2 अलग योजनाओं में ए और बी में कुल 22,000 रुपये का निवेश किया। यह 2 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज की कुल धनराशि 6125 रुपये है। तो योजना ए में निवेश की गई राशि याद कीजिए। टोटल जो अमाउंट है जॉन का कितना है वो है 22,000 रुपये उसने इन्वेस्ट किया।
अच्छा, इसका तरीका क्या है, इसका आसान से तरीका है। तो क्वेश्चन क्या किया, 2 वर्ष के लिए किया, तो पहले में ए में 15% के हिसाब से किया, ठीक है, और बी में किया 12.5%। तो ए में अगर 15% तो 2 वर्ष के कितने हो गए, 30%, ठीक है। और बी का हो गया 12.5% के हिसाब से 2 साल में जो ब्याज मिलेगा वो लेगा कितना, 25%, ठीक है। अब वो हमसे कह रहा है कि 2 वर्ष में साधारण ब्याज मिला कितना, 6125। अच्छा, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि मैं मान के चल रहा हूँ, हमसे पूछा किसका क्या, योजना ए में निवेश की गई राशि बताइए। मैं मान के चल रहा हूँ उसने ना पूरा अमाउंट 25% के हिसाब से कर दिया। मान लो अगर हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं 25+5, ठीक है। तो हमने ये मान लिया कि पूरा जो अमाउंट है 22,000 रुपये, इसने 25% के हिसाब से इन्वेस्ट किया, तो हमें ब्याज कितना मिला देखो। अगर हम 22,000 का 25% निकालते हैं बटे 100, तो दो बिंदी से दो बिंदी कटी, 0, 12, 25×2 50, 0 यहाँ से लगी 5, 25×2 50, 5 55, तो हमें 5500 रुपये ब्याज मिल रहा है। अच्छा, ये ब्याज कम क्यों हो रहा है, कम इसलिए हो रहा है क्योंकि ए में जो 30% मिला था हमने इसको 25% ले गया, तो इसका मतलब ए का जो 5% है ना, अब यहाँ से अगर मैं 6125 को घटा दूँ तो 5, 2 और 11 में 5 गया 6, तो हमें 625 रुपये ब्याज कम मिल रहा है, क्योंकि हमने ए में एक्चुअली में जो ब्याज हमें मिल रहा है वो तो 30% मिल रहा है, लेकिन हमने माना है कि 25% ही लेके चले। इसका मतलब ए का जो 5% है, इसको रफ कर रहा हूँ, ए का जो 5% है ना, ए का 5%, वो ए में, क्योंकि ए को अमाउंट ज़्यादा मिल रहा है, बी को कम मिल रहा है, लेकिन मैं टोटल 25%, तो ए का 5% है, वो ही 625 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से हम ए का अगर 1% निकालेंगे कितना आएगा, 5 × 5, 5×10, 55, 25। तो हमें, अच्छा 1% ही है, तो अगर ए का हमें पूछा गया ए का निवेश कितना, तो ए 100% निवेश किया होगा, तो 100% 2 जीरो चिपका देंगे इसमें, तो 12,500 रुपये हो जाएगा। क्वेश्चन समझिए, कुछ नहीं कह रहा था, आसानी से ये कह रहा था कि मिस्टर जॉन ने क्रम से 15% और 12.5% की साधारण ब्याज दर पर 2 अलग अलग योजनाओं में ए और बी में कुल 22,000 रुपये का निवेश किया, और यदि 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज की कुल धनराशि 125 है, तो योजना ए में निवेश की गई राशि कितनी है। तो हमने मान लिया कि 2 वर्षों में किया है, तो 1 वर्ष में 15%, साधारण ब्याज में क्या होता है, डबल परसेंट मान लो, ठीक है, 15%, 15% 2 वर्ष में तो 30% हो गया। बी में हमने मान लिया 25%। हमें पता लगा है, हम ये लेके चले, हमने देखा अगर हमें नहीं पता अमाउंट कितना किससे दिया, लेकिन हमने मान लिया कि टोटल अमाउंट ही 25% मान लिया हमने, 25% इसने इन्वेस्ट 25% के हिसाब से पूरा इन्वेस्ट किया है। तो मुझे पता लगा ब्याज मिला वो 5500 रुपये मिला, तो मुझे पता लगा 625 रुपये कम मिल रहा है। तो 625 रुपये इसलिए कम मिला क्योंकि हमने ए को भी 25% मान लिया, क्योंकि ए है 30%। तो मुझे पता लगा कि तो ए की 5% की वैल्यू तो ये बची है 625। तो अगर मैं यहाँ से 100% निकाली तो मुझे 12,500 रुपये आ गई, ठीक है। एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाता है और 16.5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाता तो 16.5 मिनट जल्दी पहुंचता। तो हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक टाइम डिस्टेंस का सवाल है, इसका फॉर्मूला एक चीज़ समझिए। देखो, चाल बराबर होता क्या, दूरी बटे समय। ऐसे ही अगर हम दूरी निकालें, यहाँ से दूरी आएगा तो ये चाल का गुणा हो गया, तो ये होता है चाल गुणा समय। अब बात क्या है, अगर दूरी सेम है तो ये चाल है ना, इन दोनों का भी मल्टीप्लाई हो, वही दूरी बराबर है। अगर मान लूँ दूरी 20 किलोमीटर है और चाल मैंने मान लिया 5, तो टाइम होगा ना, टाइम 4 होगा, क्यों 5 चौक 20, अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो इसे 4 घंटे लगेंगे ना 20 किलोमीटर कवर करने में। भाई 20 दूरी अगर सेम है, फिर भी मैंने मान लिया चाल उसकी मैंने कम कर दी, उसकी चाल मैंने 4 कर दी, तो इसका जो टाइम हो गया ना, अब मुझे 20 ही किलोमीटर चलना है और मैं चाल चाल कर ली, तो मुझे जो समय लगेगा वो 5 घंटे 1 घंटा एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो यहाँ से समझ में आएगा डिस्टेंस सेम है तो चाल, उसकी जो चाल और जो टाइम है, समय है, स्पीड और जो टाइम है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। अगर 5 से 4 हो गया तो ये 4 से 5 हो जाएगी। यही क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, ये कर रहा है, ये क्या कह रहा है, 20 किलोमीटर के हिसाब से गया है ये, तो ये क्या कर रहा है 16.5 मिनट देरी से पहुँचता है। यदि 24 किलोमीटर घंटा की चाल से चलता है तो ये 16.5 मिनट जल्दी पहुँचता है। अगर 24, मैं इसे रेशियो काट लिया मैंने, ये 24 है, ठीक है। अगर मैं 4 से काटूँ, 4 पंचे 20, 4 6 24,
तो मुझे पता लग गया अगर स्पीड इसकी 5 से जा रहा है, फिर 6 से, अगर अगर डिस्टेंस सेम है तो इसकी जो स्पीड है वो टाइम लगेगा, तो यहाँ से कुछ 6 लगेगा और इसको यहाँ 5 लगेगा। 6 5 30, 5 6 30, तभी तो रहे। लेकिन हमसे ये नहीं कह रहा, हमसे ये कह रहा है कि ये इतना टाइम लगा तो इसे ना ये लेट हो रहा है। ये लेट कितना हो रहा है, ये 16.5 मिनट लेट हो रहा है। अगर ये 5 उस 6 की चाल से जा रहा है तो ये कितना, तो 16.5 जल्दी पहुंच रहा है ये, ठीक है। अच्छा, इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना, एक की वैल्यू अगर इन दोनों का ऐड हो रहा है तो ये कितना होगा, 33। तो एक की वैल्यू हमें पता लग गई, जो टाइम है इनमें जो डिफरेंट टाइम का आ रहा है वो 33 है। तो यहाँ से मुझे पता लग गया अगर ये 20 की स्पीड से जा रहा है, अगर मैं, तो ये से टाइम जो टोटल लग रहा है वो लग रहा है 33, 33 × 6, ठीक है। और ये अगर 24 की स्पीड से जा रहा है तो इसे टाइम लग रहा है कितना, 33 × 5, ठीक है, क्योंकि एक ही तो वैल्यू 33 आ गई ना। तो यहाँ से हमें निकालना है, हमसे पूछा क्या क्या, तो कॉलेज के बीच की दूरी क्या है, हमें स्पीड पता लग गई, हमें टाइम पता लग गया, तो दूरी तो निकाल लेंगे, दूरी वाला 4 गुना समय होता है। तो हमें पता लगा, तो ये 20 की जा रहा है इंटू इसे टाइम लग रहा है, तो टोटल मिनट लग रहे हैं 33 × 6। घंटे में बदलने के लिए हम इसे 60 का गुणा कर दे रहे, तो 20×3 = 60 और 3×2 = 6, तो 33×2 = 66, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको थोड़ा भी समझने में दिक्कत आ रही, पहली बात तो मुझे नहीं लग रहा है ऐसे कुछ दिक्कत आए, मैं आपको बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ। बाद बाकी अगर ये नए कॉन्सेप्ट लग रहे हैं कुछ, भैया कि करना तो ऐसे ही पड़ेगा, मतलब आप डिटेल में बहुत ज़्यादा डिटेल में कर भैया कि आपके क्वेश्चन ही नहीं हो रहे हैं पेपर में, फ़ायदा क्या है। तो बाद बाकी टेंशन ना लो, इनकी सबकी मैं वन शॉट में या कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में ये मैं सारा आपको क्लियर कराते चलूँगा। अगर आप जुड़े रहेंगे इस चैनल से तो ये सारे कवर हो जाएंगे। इस कोई भी टाइप जब एग्जाम में आप जाएंगे, जब भी हो, 1 महीने बाद हो, 1.5 महीने बाद हो, तो आपकी सारे क्लियर होंगे कॉन्सेप्ट वहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसे है, 13 × 13 का क्यू इंटू 169 इंटू 13 का क्यू और गुणा 28,561 का स्क्वायर इज इक्वल टू, पूछा गया हमसे 13⁻x। आसान से सवाल है, देखो अगर स्क्वायर है इसे हम 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई 2 में किया तो क्या हम इसे लिख सकते हैं 13⁻6, ठीक है। ऐसे ये 13 का स्क्वायर है और ये एक 13 ये हो गया, तो ये 13 क्यों हो गया, जब 3 का बाहर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 13⁻9, ठीक है। और ये जो है 28,561 है, ये 13⁻4 है और कुछ नहीं है। तो 13⁻4 को जब हम बाहर गुणा करेंगे 2 में तो 13⁻8 हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, इसमें एक चीज़ और गड़बड़ है कि यहाँ पे ये ना डिवाइड का साइन है, ठीक है। और हमसे पूछा गया 13⁻x, ठीक है। अब देखिए इसे हम आसानी से लिख सकते हैं 13⁻6, ये डिवाइड है तो ये नीचे आ जाएगा 13⁻9 इंटू 13⁻8, 13⁻x। अब ये 9 जाएगा, ये आपने पढ़ा होगा संख्या का अगर नीचे प्लस है ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। पावर की जो पावर होती है ऊपर जो नीचे जाएगी वो ऊपर माइनस हो जाएगी। तो 8 से 14, 14 में से 9 गया, 7 बचा, तो 5, 8 से 14 ऊपर गया 5, तो 13⁻5 इंटू 13⁻x, तो ये हो गया x बराबर कितना हो गया 5, ये पूछा गया था इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक अर्धगोले का कुलपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 27 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का कुलपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखो अर्धगोला होता क्या है, ये है अर्धगोला आपका। अब इसका जो फास्ट पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो इतना ही होता है, तो वो होता है 2πr²। लेकिन इसमें कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में ये भी ऐड हो जाता है ऊपर वाला, तो ये कितना होता है, ये होता है πr², या तो सर्कल में पढ़ा ही है। तो ये टोटल जो होता है वो होता है 3πr², ठीक है। वहीं गोले का सीन क्या है, गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ही होता है, उसमें फास्ट पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं होता क्योंकि पूरा टोटल है ना, तो वो होता है 4πr²। तो इसी का ये 2π² आधा हो जाता है ना, तो ये वाला आधा इसमें ये हो जाता है, ठीक है। तो यही पूछा गया हमसे 3πr² निकालने को पूछा गया है। अच्छा, जहाँ इसका आयतन वॉल्यूम की बात करें वो होता है 4/3 πr³
भाई इसका जो होता है इसका आधा हो जाएगा, तो 2/3 पाई आर क्यू। तो ये अर्धगोला है और ये है गोला। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो हमसे क्या पूछा गया है, जिसकी त्रिज्या 27 है, कुल फिर क्षेत्रफल निकालना है, तो हमें क्या 3 पाई आर स्क्वायर निकालना है। 3 पाई आर स्क्वायर, तो 3 × पाई का मान कितना दिया गया, 3.14, और जो त्रिज्या हो गई 27। ठीक है, 3 पाई आर स्क्वायर है ना, तो 27 × 27, तो ये तो 27 × 27 ये 729 हो गया। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूँ 3 × 9.42, तो आसान से ही मल्टीप्लाई है और कुछ नहीं है। अब मैं यहाँ से, अब ये देखो मल्टीप्लाई कैसे करना है, हमें ये भी चीज़ बाहर की चीज़ें सीखनी चाहिए छोटी छोटी। अब जैसे 9.42 का, तो पहले मैं 9 का गुणा कर ले रहा हूँ, मैं इसमें पहले मैं इसका 9 का गुणा कर ले रहा हूँ। ठीक है, और जब मैंने इसका 9 का गुणा किया गया तो कितना आ गया, 9 में 81, एक कहाँ से लगी 8, 9 दूनी 18, 8 20, जीरो यहाँ से लगी 2, सॉरी 9 में 81, यहाँ से लगी 8, 9 दूनी 18, 8 26, 6 यहाँ से लगी 2, 9 7 63 और 2 65, तो 65 66 ये आ गया। ठीक है, ऐसे ही 42 का, तो पहले मैं 4 का गुणा कर ले रहा हूँ, इसमें 4 का गुणा अगर मैं 729 में कर रहा हूँ, सॉरी 14 तो 42, तो मैं 14 का कर ले रहा हूँ, तो 14 को अगर 729 में गुणा करते वो आएगा कितना, 102.06। 14 में 126, 12 बचेंगे, 14 में 28 और 12 40, 4 बचे, 14 से 98 और 4 98 और 4 102। ठीक है, अब ये क्या 14 42, मैंने इसको तोड़ लिया था क्योंकि मुझे ना फिर करने में दिक्कत हो रही, तो ये 3 बचा, तो ये कितना हो गया 306.18। अब मैं 365 में 306 जोड़ दिया, जैसे कि 18 था ही, तो 7 6 5 3 8, तो ये हो गया 68 67.18। ठीक है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेक्टर एस से पुरुष की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, सेक्टर एस की, एस क्या है, एस में है कितनी, टोटल संख्या है कितनी 800। ठीक है, ये दिए गई है सेक्टर एस में। हमसे पूछा कि पुरुष की संख्या। अच्छा, एस में पुरुष हैं कितने, एस में 3 पुरुष हैं और टोटल में महिलाएं कितनी 5, तो टोटल कितनी होगी 8। हमसे पुरुष की पूछी गई, 3/8 निकालना है, तो 8 से ये काट दिया हमने, तो ये 300 आ गया। आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो टाइम वेस्ट ही करना है, टाइम लगा रहे हैं। ठीक है, 300। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या पूछा गया हमसे, सेक्टर क्यू से पुरुष तथा सेक्टर पी से महिलाओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्यू से पुरुष, क्यू में हैंड कितने टोटल हैं, क्यू में 750। ठीक है, और इसमें हमें क्यू का निकालना है, क्यू के पुरुष निकालने हैं। अच्छा, क्यू में पुरुष कितने हैं 8 हैं और महिलाएं कितनी हैं 7, तो टोटल कितनी है 15। हमें पुरुष ही निकालने, तो 8 का ये निकालना है, ये तो क्यू का हो गया। ठीक है, उसमें उसके बाद क्या गया पी की महिलाएं, तो पी की महिलाएं कितनी हैं, पी में हैं कितने टोटल, पी में ये हैं 700। ठीक है, और अच्छा पी में महिलाएं, तो अच्छा पी यहाँ कितने, पी में अगर 9 महिलाएं हैं तो 5 पुरुष हैं, तो टोटल कितने हो गए 9 5 14, और हैं कितनी महिलाएं 9। तो हमें क्या इनका योग ही निकालना है, कुल संख्या निकालनी है। तो 14 से काटा 14 पंजे 70, 5 ने 45, तो ये हो गए 450। ठीक है भाई, 15 पे ना 75, क्यू का कितना हो गया 5 9 40, तो 400 पुरुष क्यू में हो गए। ठीक है 400, और पी की महिलाएं कितनी होगी 450, तो ये दोनों अगर मैं ऐड कर रहा हूँ भाई, तो ये कितने हो गए 850। ये पूछा गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2015 में बरंडी कलर और 2018 में कैरोमल कलर की बिक्री का अनुपात बताइए। 2015 में, अच्छा ये जो ब्लू वाला है ये, ठीक है बरंडी कलर है, और ये 2018 की कैरोमल कलर है। ठीक है, ये ब्लू ब्लू सा दिख रहा है, ये बरंडी कलर है। अच्छा क्या कह रहे हैं 2015 का बरंडी कलर। अच्छा 2015 में, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। ये देखो ये बरंडी कलर हुआ और ये कैरोमल कलर हुआ। अच्छा जो ब्लू ब्लू सा दिख रहा है ये 2015 का है, और ये जो 2018 में ये जो येलो येलो सा दिख रहा है वो है। ठीक है, तो 2015 का बरंडी कलर, तो बरंडी में 2015 में कितना था 30। ठीक है, वहीं क्या पूछा अनुपात पूछ रहा है किसका, कैरोमल कलर से। 2018 में कैरोमल कितना था 45, तो 15 3 45, सॉरी 15 दूनी 30 और 15 3 45, तो 2:3 आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2018 में बैगनी कलर की बिक्री उसी वर्ष में डार्क ब्राउन कलर की बिक्री का अनुपात बताइए। ठीक है, ठीक है,
तो ये तो पर्पल कलर हो गया। और दूसरा कलर कौन सा पूछा, डार्क ब्राउन, डार्क ब्राउन। और 2018 का ही है, तो मतलब ये वाला सेक्शन, ठीक है। तो 2018 में जो बैगनी कलर की बिक्री कितनी है, वो कितनी है 35। हमसे पूछ रहा है 2018 में ब्राउन कलर जो है, ब्राउन कलर कितना है, डार्क ब्राउन कलर है वो है 20। तो हमसे पूछ रहा है कि इसकी तुलना में कितने परसेंट अधिक है, तो इसकी तुलना में कितना है, ये 20 से 15 अधिक है। और डार्क ब्राउन की तुलना में है तो ये अपॉन में आएगा 20 इंटू 100। तो 20×100, 15 अपना 75%। तो ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए, किसकी, सेक्टर आर में पुरुष और सेक्टर टी में महिला कर्मचारियों के बीच, ठीक है। अब देखिए क्या, सेक्टर आर में पुरुष, सेक्टर आर में पुरुष, आर में हैं कितने टोटल, टोटल है 900। और 900 में पुरुष कितने हैं, 8 हैं। तो 900 में पुरुष अगर 8 हैं और महिलाएं 7 हैं, टोटल कितनी है, 8 7 15। हमें 8 की वैल्यू निकालनी है। ऐसे ही अनुपात दिया गया। दूसरा क्या है, सेक्टर टी में महिलाओं की संख्या। तो सेक्टर टी में है कितने टोटल, सेक्टर टी में है 950। ये देखिए 950। तो 950 और महिलाओं की संख्या निकालनी है टी की हमें। तो टी में महिलाएं कितनी है, 8। और टोटल कितनी है, 8। और पुरुष कितने हैं, 11। तो 8 और 11 कितने हो गए, 19। तो अब देखिए 15 छक्के 90, ये 60 वो बचा, ठीक है। और 19 बना 95, ये 50 बचा, ठीक है। 15 छक्का 90 और 19 बना 95। सॉरी इसमें ना गड़बड़ी हुई, ये ना आर का पूछा गया है ना, आर में पुरुष, ठीक है। ध्यान, ये मिस्टेक कर रहे हैं, आर के रेशियो में गड़बड़। 8 आर हैं कितना, टोटल है 900 आर, ठीक है। उसमें पुरुष पूछा गया, तो पुरुष हैं कितने, 4। टोटल कितने हैं, महिलाएं 5 हैं, तो पूरी 9, ठीक है। तो ये तो 19 बना 95, ठीक है। 9 से काटा ये 100, 100 बचा। तो ये 5 से काटा ये 2 बार, 4 दूनी 8 से 8 खत्म। तो इनका जो रेशियो है वो 1:1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसमें भी पूछा है, इसमें ना थोड़ा क्वेश्चन भी गलत लिखा है। ये क्या है, ये ऐसा है 24 स्टार जो है 6 स्टार 2 इज इक्वल टू 5 स्टार 5 स्टार 21, ऐसे है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम, इसमें पूछा गया कि इसको क्या रखेंगे। इसमें ना देखो ऐसा होता क्या है, इन्होंने कर रखा है यूपीएसआई के क्वेश्चन 20 से 25 क्वेश्चन तो मैथ के हैं, बाद बाकी इन्होंने 10 से 15 क्वेश्चन जो डाल रखे हैं वो रीजनिंग के डाल रखे हैं, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन हम चेक कर रहे हैं, हमने लेके चल रहे हैं। तो हमें ये ना सारे एक एक करके ऑप्शन रखना चला। जैसे मान लो कि जो मैं पहला रख रहा हूँ, तो इसमें क्या है, 40 और 10 कित 34 और 10, 34 और 6 हो गए कितने, 40, गुणा 2 करेंगे तो ये 80 हो गया। लेकिन इसमें मैं करूँगा 5 और 5 10 माइनस, ये नहीं हो रहा, ठीक है। दूसरा वाला तो बहुत, ये मल्टीप्लाई बहुत हो जाएगा, फिर उनका जोड़ के उधर नहीं होगा। तीसरा मैं रख के देख रहा हूँ। तीसरा अगर रखने पर क्या आ रहा है, 34 प्लस के 6 गुणा 2 इज इक्वल टू 5 गुणा, ये रख रहा हूँ मैं, ठीक है, 5 प्लस के 21। तो ये कितना हो गया, 6 दूनी 12 और 34 कितने हो गए, 46 बराबर। तो 25 और 21 46। तो हाँ ये ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। अच्छा ऑप्शन ये कम लग रहा है, इसका पहला जो है, पहला ये ऐसे है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है इसके डी के, लेकिन सी राइट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। इसमें कह रहा है कि ये जो दी गई सीरीज दी गई, इसमें अगला पद क्या होगा। इसमें देखो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या है, इसमें पहले जो भी दिया गया है उसमें क्या है, इसमें 3 अंक मिसिंग है। दूसरी सीरीज में ये आगे के 3 और ये पीछे के 3 मिसिंग है, ठीक है। वहीं इसमें क्या है, मतलब जब यहाँ से ये यहाँ आएगा 3 कम कर दिए। लेकिन इसमें क्या गया, ओ के बाद देखेंगे क्या है, ओ के बाद इसने फिर 2 बढ़ा दिए। जैसे ये बी डी, जैसे यहाँ पे जो इसमें पहले वाले में तो बी डी बढ़ा दिए, फिर इसने फिर 3 कम किए। अगली सीरीज में इसने फिर देखो एम से स्टार्ट की और सी पे ख़त्म कर दी, तो 3 आगे को 3 पीछे कम कर दिए। फिर लेकिन इसमें फिर इसने 2 बढ़ा दिए। ये देखो ये जो 2 बड़े हैं ये पीछे बढ़ा दिए। तो अब की बार जो करेगा इसमें फिर 3 कम करेगा। तो अब क्या जो कम होंगे तीनों क्या होंगे, ये कम होंगे। तो इस सीरीज जो स्टार्ट होगी वो होगी आई से, INOH बाई ST
ई, पीछे से भी 3 कम हो गए तो आर ई, तो ये है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक लड़की उत्तर दिशा की ओर उन्मुख है, ये दिशाएं हैं, उत्तर की ओर देख रही है। ठीक है, और ये 72 डिग्री अंश दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त क्या है, तो ये इधर घूम रहा है, ये वामाव्रत है, ये दक्षिणावर्त है। ठीक है, तो ये 72 डिग्री। अब ये देखो, अगर टोटल ये 90 डिग्री का है तो 72 इधर हुई हुआ। ठीक है, दक्षिण दिशा में घूमी, उसी दिशा में तेज 63 डिग्री और घूमती है, तो 63 इधर घूमी। तो पूछ रहा है अब यह किस दिशा की ओर उन्मुख हो गई, तो ये उत्तर है, मतलब नॉर्थ है, ये साउथ, ईस्ट, ये वेस्ट, तो ये क्या साउथ ईस्ट हुआ ना, तो साउथ ईस्ट ऑप्शन नंबर सी, मतलब दक्षिण पूर्व की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। किसी संख्या को पीच को PACH, इसको ये लिख रहे हैं ऐसे EPAHC, तो हमसे पूछा गया है इसको क्या लिखेंगे। अब देखो इसमें क्या कर रहे हैं, ये इसका कर रहे हैं, बीच वाला अंक सेम है, ये दोनों बदल दे रहे हैं, CH बदल रहे हैं, ये तो कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यही करेंगे तो क्या होगा, MS, ये तो बीच वाला अंक सेम ही है, T, ये इधर हो जाएगा तो ये R हो गया, तो MSATR, MSARATR ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सॉरी ए तो नहीं है, MSATR ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। इसमें पूछ रहा है इसके अनुसार उपस्थित अक्षर का सार्थक अंक बनाइए। तो सार्थक, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए एकदम से बनाना स्टार्ट करो। जैसे मान लो 3 पे क्या दे रहा है, R दे रखा है, सॉरी U, तो देखो U, 4 पे क्या है D, फिर 2 पे क्या है R, 1 पे क्या है N, 5 पे क्या है O, ये तो कुछ नहीं बना। दूसरा ऑप्शन ट्राई किया हमने, 2 पे क्या है, 2 पे R, 5 पे क्या है O, 3 पे क्या है, 3 पे U, 1 पे क्या है N, 4 पे क्या है D, तो ये राउंड तो बन गया है, यही ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, सार्थक क्रम में बनाने पर अक्षर आ गया। अभी देखो वार्डन को सेनार लिखते हैं, तो इसको क्या लिखें, अब देखो WARDEN, तो इसका हो गया 23, 1, 18, 4, 5 और 14। भाई इसका अगर मैं लिखेंगे तो एस का कितना हो गया 19, 5 का, सॉरी ई का 5, एन का 14, एच का 8, एक ए का 1, आर का 18 है। तो हमें यहाँ से सीरीज देखने को मिल रही है क्या है कि पहले तो ये माइनस का 4 हुए, फिर प्लस का 4, फिर -4, फिर प्लस का 4। ठीक है, फिर ये -4 तो प्लस का 4, तो ऐसे ही इसमें भी ये बढ़ा रहा होगा। सीरीज ये बन गई, सीरीज हमें पता लग गई क्या है ऐसी। हम कर रहे हैं यहाँ से, अब इसका हम लिख रहे क्या है, SSJHAV, तो इसका 19 19 19 19 10 8 1 और ये 22। ठीक है, अब ये 19 आए तो पहले ये कर रहा था माइनस के, तो ये 19 पहुंचने के लिए इसने पहले तो माइनस का 4 किया होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी सीरीज जो बन रही थी, पहले डिटेल में लिखूंगा आपको मैं। लिख रहा है 19 19 10 8 1 22, तो ये 19 कब गया, देखो यहाँ से ये जब 4 घटा तभी ये घटा, तो इसका मतलब 19 19 पहले ये 23 होगा, तो 23 का मतलब W। लेकिन इसमें क्या है, इसमें 4 जुड़ रहा है, तो इसका मतलब इसमें 4 जुड़ा होगा, तो इसमें पहले तो 15 होगा, तभी तो 4 जुड़ के 19 हुआ, तो ये O हो गया। ठीक है, उसके बाद 18 आर का क्या है, आर में से ना 4 कम हो रहा है, तो यहाँ फिर 4 कम हुआ, तो इससे पहले N होगा, तो 14 में से 4 कम हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद ऐसे डी का क्या है, 4 जुड़ रहा है, तो 4 जुड़ रहा है, तो 4 जुड़ के हुआ तो होगा D, तो WOND आ रहा ऑप्शन में किसी में, D। ठीक है, उसके बाद क्या है 5, 5 में से 4 कम हुआ, तो इसमें 4 कम हुआ होगा। ठीक है,
अब इसमें क्या है, अब देखो इसमें क्या है, इसमें घटे हैं 5 4 घटे, तो इसमें भी एक जब आया तो घट के आया होगा, तो डी, तो WNDER, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट। एक कैलेंडर 1993 वर्ष का कैलेंडर है, वर्ष के कैलेंडर समान होगा। अच्छा, कैलेंडर का सीन क्या है इसमें समझिए। जैसे 1993 लीप ईयर्स नहीं है, ठीक है। अगर लीप ईयर होता है, अगर ये लीप ईयर का कैलेंडर होता है, जैसे सपोज 2016 होता है, तो ये लीप ईयर है 2016, तो इसका अगर सेम कैलेंडर निकाला जाएगा तो वो 28 साल बाद आएगा। ठीक है। अगर नॉन लीप ईयर है, अब जैसे मान लो 2017 है, तो इसका सीन क्या है, ये लीप ईयर के बाद वाली संख्या है, तो इसका जब कैलेंडर जो सेम होगा वो 6 साल बाद हो जाएगा। ठीक है। और अगर जैसे 2018 है, तो 2018 ये इसके बाद वाला था नहीं, 2018 हुआ, 2019 हुआ, इनका जो होगा वो 11 साल बाद होगा। ठीक है। अब ऐसे ही 2020 आ गया, तो 2020 फिर लीप ईयर आ गया, तो वो तो 28 साल बाद होगा, तो इसका ये सीन है। तो ये 1993 है, उसी साल का पूछा गया, तो ये तो लीप ईयर है नहीं। और ये 92, 92 जो है 4 दूनी 8 4 3 12, तो 92 इससे लीप ईयर्स के बाद वाला है ये। ठीक है, तो इसका जो कैलेंडर सेम होगा वो 6 साल बाद हो जाएगा। तो 93 और 6 कितना हो गया, 1999। ठीक है, नेक्स्ट। इससे हम क्वेश्चन है कीजिए 84। अब देखो, अगर पहले से 84 गुणा 7 कर दूंगा, मैं पहला ऑप्शन लेके चल रहा हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 8 करके 20 के बराबर, तो नहीं, मैं दूसरा लेके चल रहा हूँ। तो 84/7 प्लस के 8 बराबर 20, तो ये 7 से काटा, ये 12 है, और 12 और 8 कितने हो गए, 20, 20 बराबर 20 हो गए। ऑप्शन सी बी है जो ठीक है, ये नहीं हो पाया। चलिए नेक्स्ट। क्या कहता है, कथन है, उपहार पाकर कनिष्क खुश हो गया। निष्कर्ष क्या है, कनिष्क इसलिए खुश था क्योंकि उसे उपहार पाना पसंद आया, उसे उपहार पसंद आया, या उसे किसी के द्वारा उपहार पाना पसंद है। दूसरा क्या है, कनिष्क, कल कनिष्क का जन्मदिन था, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। हाँ, पहला वाला सही है, क्योंकि कनिष्क है उपहार पाकर खुश हुआ, तो ठीक है, कनिष्क इसलिए खुश होगा क्योंकि उसे उपहार पसंद है, सही बात है। या उसे किसी के द्वारा उपहार पाना पसंद है, या तो उपहार उसे पसंद आया या किसी द्वारा पसंद है, तो ये तो मैच कर रहा है। लेकिन कल जन्मदिन था, ये तो कोई बात नहीं, क्या बताओ उसे मैच, मतलब कुछ भी उपहार तो और भी किसी वजह से मिल सकते हैं, जन्मदिन की वजह से नहीं। तो इसका पहला सही है। ठीक है, निष्कर्ष एक करता है आंसर। ये इंग्लिश में दिया गया है, पढ़ लेना। कथन, क्या लड़कियों को कराटे जैसी युद्ध कला सीखनी चाहिए। तर्क क्या कह रहा है, हाँ, इससे उन्हें बदमाशों से अपना बचाव करने में सहायता मिलेगी। दूसरा कह रहा है नहीं, वे पढ़ाई में अपनी रुचि खो देंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कराटे सीख जाएंगे तो पढ़ाई नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, पहला जरूर सही है, क्योंकि हाँ, अगर अगर सेल्फ डिपेंड होंगी तो हाँ, काफ़ी हद तक अपनी वो मदद कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला सही है। यहाँ भी कथन सिर्फ एक प्रबल है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं कर पाएंगे वो, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। कथन निष्कर्ष क्या है, कोई बल्ला गेंद नहीं है, कोई गेंद गुब्बारा नहीं है। निष्कर्ष क्या है, सभी बल्ले गुब्बारे हैं, कुछ गुब्बारे बल्ले हैं। तो ये दोनों ही गलत हैं। ऐसे दोनों गलत पता क्यों है, क्योंकि कथन अगर नेगेटिव में दिया गया तो इसका भी पॉजिटिव बनेगा ही नहीं। ठीक है, 150 वाले से आपने सीखा होगा। इसमें क्या होता है, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, एक मतलब कथन जो दिए गए हैं वो पॉजिटिव है, तो उससे सिर्फ पॉजिटिव ही बन सकता है। अगर कथन कथन जो है पॉजिटिव निगेटिव है, तो पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी कभी, अगर इन दोनों के मिला के अगर कथन बनाया जा रहा है, निष्कर्ष निकाला जा रहा है, तो निगेटिव निकलेगा हमेशा, कभी पॉजिटिव नहीं निकलेगा। ठीक है, लेकिन दो पॉजिटिव कथन से अगर निष्कर्ष निकाल रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, लेकिन दो नेगेटिव से कभी पॉजिटिव नहीं आने वाला है, तो इसलिए ये तो डायरेक्ट ही गलत है, ये दोनों गलत है, ना ए ना बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्या है, सभी बलूत बरगद हैं, कुछ बरगद ताड़ हैं, सभी ताड़ वृक्ष हैं, कुछ बलूत ताड़ हैं, कुछ बलूत ताड़ हैं। तो ये बरगद, अगर कुछ बरगद बलूत पूछा जाता तो सही था, लेकिन बलूत और ताड़ का ना कोई मेल हो नहीं रहा है। ठीक है, तो ये पहला भी गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, कुछ वृक्ष बलूत हैं, कुछ वृक्ष ताड़ जरूर हैं, लेकिन कुछ वृक्ष बरूद हैं, ऐसी भी कोई संभावना नहीं है। तो ये दोनों गलत हैं, तो ऑप्शन सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, आपकी इसी साथ क्लास ख़त्म हो गई है, और नेक्स्ट क्लास आपकी कल ही आएगी, और साथ साथ आपकी प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस सेट तो आएगा ही, उसके बाद जो आएगा वो कॉन्सेप्ट ऑफ द डे वाली क्लास आएगी, जिसमें हम जीपी के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो हम सारे करा देंगे।
ठीक है। या आगे भी, आगे जो एग्ज़ाम में आएगा जीपीसी क्वेश्चन आएगा, आप सारे क्वेश्चन वहाँ से कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम, सबसे बड़ी चीज़ है कि हम प्रैक्टिस सेट तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम सारे क्वेश्चन जितने भी पूछे जा चुके हैं यूपीएसआई में मैथ से लेके, वो हम सारे टाइप कवर कर लेंगे, ठीक है। जब तक हमारा एग्ज़ाम है 1 डेढ़ महीने में, अगर हो रहा है जनवरी में हो रहा है या दिसंबर लास्ट में हो रहा है, तो हम कर लेंगे। अगर हमें और टाइम मिला तो हम और अच्छी तैयारी और बेहतरीन करेंगे, ठीक है। चलिए नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।